नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। इससे पूर्व मैं आपको संयुक्त परिवार के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम संयुक्त परिवार के प्रकार, लाभ अथवा प्रकार्य, दोष समझेंगे। भारतवर्ष में संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार हैं। भारतवर्ष में अनेक सामाजिक परंपराएं विभिन्न क्षेत्रों में मिलती हैं और उन्हीं के अनुसार संयुक्त परिवार के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। इरावती कर्वे ने संपूर्ण भारत का सर्वेक्षण किया तथा बताया कि उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय परिवार हैं, तो दक्षिण भारत में कुछ समाजों में मातृस्थानीय और मातृवंशीय संयुक्त परिवार मिलते हैं। संयुक्त परिवार के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। परिवार के कार्यों तथा संरचना को समझने के लिए संयुक्त परिवार के प्रकारों को समझना आवश्यक है। संयुक्त परिवार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन इरावती कर्वे, AR देसाई, IP देसाई आदि विद्वानों ने किया है। और अब मैं आपको संयुक्त परिवार के प्रकार एक एक करके समझाने जा रही हूँ। सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार। AR देसाई, इरावती कर्वे, IP देसाई, मुरडॉक, मैकाइवर आदि का कहना है कि जो समाज सत्ता, वंश और स्थान के आधार पर पुरुष या स्त्री प्रधान होता है, वहाँ पर परिवार भी पुरुष अथवा स्त्री प्रधान होता है। इन चरों अथवा आधारों पर भारत में संयुक्त परिवार के दो प्रकार पाए जाते हैं। एक पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय या पितृवंशीय संयुक्त परिवार। इस परिवार में परंपरागत संयुक्त परिवार में परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। सभी प्रकार के निर्णय तथा सत्ता पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। मैकाइवर और पेज अनुसार अधिकतर परिवार व समाज पितृसत्तात्मक ही हैं। भारत में कुछ परिवारों को छोड़कर सभी परिवार पितृसत्तात्मक हैं। AR देसाई तथा IP देसाई का मत है कि भारत के लगभग सभी परिवारों में सत्ता, वंश और स्थान पितृपक्षीय है। वंशावली पितृ से पुत्र की दिशा में चलती है। विवाह के बाद वधू वर के माता पिता के साथ रहते हैं। संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। इस संबंध में AR देसाई कहते हैं कि भारत की 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती हैं। जब तक हल के द्वारा खेती होगी तब तक वहाँ पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय, परंपरागत संयुक्त परिवार मिलेंगे। हलीय कृषि से ट्रैक्टर, बिजली आदि आधुनिक उपकरणों से खेती करने पर श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ेगी और परिवार परंपरागत से अन्य प्रकार के छोटे छोटे परिवारों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा AR देसाई का मत है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको दूसरा प्रकार बताने जा रही हूँ, जो कि सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर है। मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय संयुक्त परिवार। दक्षिण भारत के कुछ समाजों जैसे नायर, थरवाड़ परिवार, बांट आदि में परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय होते हैं। इनके परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय संयुक्त परिवार हैं। इन संयुक्त परिवारों में स्त्री का प्रमुख स्थान होता है। वंश परंपरा माता से पुत्री की ओर चलती है। संपत्ति माता से पुत्री की ओर हस्तांतरित होती है। माता के बाद जो पुत्री है वही उसकी उत्तराधिकारी होती है। विवाह के बाद भी पुत्री माता के पास ही रहती है। ऐसे परिवार केरल के मालाबार के नायर समाज में मिलते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ थरवाड़ संयुक्त परिवार। मातृवंशीय संयुक्त परिवार थरवाड़ कहलाते हैं। इनमें स्त्री, उसके भाई बहन, स्त्री और उसके भाई बहन, उसकी स्वयं की बहन स्त्री की यानी, तथा उसके पुत्र तथा उसकी पुत्रियां साथ साथ रहते हैं। इस कुटुंब की ये विशेषता होती है कि इसमें मकान में कोई वैवाहिक संबंधी नहीं रहता है। इसमें एक स्त्री के नाते रिश्तेदार दूसरी स्त्रियां जैसे पुत्री, माता, बहन, माता की माता, माता की बहन, बहन की पुत्री तथा स्त्री के जो पुरुष संबंधी होते हैं वे नहीं रहते हैं। वे भाई, पुत्र, पुत्री के पुत्र, बहन के पुत्र
होते हैं। समझ में आया आपको? स्त्री के जो पुरुष संबंधी होते हैं, जो उस परिवार में रहते हैं, वह भाई, पुत्र, पुत्री के पुत्र, बहन के पुत्र होते हैं। पुरुषों में परस्पर एक दूसरे भाई, माता के भाई और बहन के पुत्र के रूप में रिश्तेदार होते हैं। यानी जिनमें वैवाहिक संबंध नहीं होता है वह पुरुष परिवार में रहते हैं। ये दक्षिण भारत के नायर समाज में मिलते हैं। प्रत्येक कुटुंब के पुरुष को पत्नी दूसरे कुटुंब की सदस्य होती है। प्रत्येक कुटुंब के पुरुष की पत्नी दूसरे कुटुंब की सदस्य होती है। यहाँ माता, भाई, बहनें तथा उनकी संतानें साथ साथ रहती हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ कभी कभी जाता है। इस प्रकार के कुटुंब में विवाहित स्त्री का पति कभी कभी उससे मिलने आता है। इस प्रकार कोई भी वैवाहिक संबंधी परिवार में नहीं रहता है। इसमें पिता, संतानें, पति पत्नी के साथ का जीवन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब वहाँ पर, क्योंकि वो लोग नहीं रहते हैं जिनसे उनके वैवाहिक संबंध हैं। ये थरवाड़ परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। इसे रक्त संबंधी संयुक्त परिवार भी कहते हैं। थरवाड़ को रक्त संबंधी संयुक्त परिवार भी कहते हैं। इसमें केवल रक्त संबंधी एक छत के नीचे रहते हैं। पीढ़ियों उनमें दंपतियों की संख्या के आधार पर उदग्र, क्षैतिज तथा मिश्रित संयुक्त परिवार। इसके बारे में मैंने आपको परिवार वाले चैप्टर में बताया है और पुनः अब मैं आपको इसको परिवार का जो है उसमें बताने जा रही हूँ। इसलिए मैं अगला पॉइंट लेती हूँ, संपत्ति पर अधिकार और संयुक्त परिवार के प्रकार। इरावती कर्वे ने संपत्ति पर अधिकार के प्रकारों तथा उससे संबंधित संयुक्त परिवार की प्रकृति की विवेचना की है। उनके अनुसार पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में संपत्ति पर अधिकार पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते हैं। संपत्ति पर किन वंशजों का अधिकार है और कितना है के आधार पर हिंदुओं के सभी संयुक्त परिवारों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, और एक है मिताक्षरा और दूसरा है दाय भाग। इन्हीं से संबंधित संयुक्त परिवारों को मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मिताक्षरा संयुक्त परिवार। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के सदस्यों के संबंध में कुछ प्रावधान हैं। इसमें पुत्र को जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। बालक गर्भ में आते ही पैतृक संपत्ति में अधिकारी हो जाता है। उसका जन्म संपत्ति के बंटवारे के 9 माह के अंदर हो जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के कोई पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र नहीं होता तो उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से की संपत्ति उसके भाई आपस में बांट लेते हैं। पुत्र पिता के जीवित रहते हुए भी पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने का अधिकारी होता है। पिता की संपत्ति पर निश्चित और सीमित अधिकार होता है। व्यक्ति विशेष कार्यों जैसे दहेज, धार्मिक कार्यों आदि के लिए संयुक्त संपत्ति को साझेदारों की सहमति लेकर विनियोग कर सकता है। उस संपत्ति में स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार में स्त्री को स्त्री धन के अतिरिक्त और कोई धन या संपत्ति नहीं दी जाती है। संपत्ति के अधिकार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार में पुत्र, पितामह, पौत्र, प्रपौत्र, उनके भाई आदि संयुक्त होते हैं तथा बिना अन्य की सहमति के व्यक्ति विनियोग नहीं कर सकता। दूसरी ओर पुत्र पैतृक संपत्ति में से हिस्सा पिता से उसके जीवन काल में भी मांग सकता है तथा अलग अपने पिता से हो सकता है। दाय भाग संयुक्त परिवार में परस्पर स्त्री पुरुष के क्या अधिकार तथा क्या स्थिति है, इसका वर्णन जी मूथ वाहन ने किया है। उनके अनुसार इस परिवार में
जो प्रावधान हैं वह आसाम और बंगाल के हिंदू परिवारों पर भी लागू होते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि मिताश्रा संयुक्त परिवार ये भारत के समस्त हिंदुओं से संबंधित है। असम और बंगाल को छोड़कर ये भारत के समस्त हिंदुओं से संबंधित है। मिताश्रा संयुक्त परिवार से संबंधित जो प्रावधान है। चलिए, मैं जो आपको दाएं भाग संयुक्त परिवार बता रही थी उसे पूरा करते हैं। इसमें जो असम और बंगाल के हिंदू परिवारों पर भी लागू होते हैं, इसके जो प्रावधान हैं दाएं भाग संयुक्त परिवार के, जबकि मिताक्षरा के जो प्रावधान हैं वो असम और बंगाल के हिंदुओं से संबंधित नहीं हैं। इसमें पुत्र का पैतृक संपत्ति पर अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही होता है। पुत्र पिता के जीवन काल में उससे अपने हिस्से की संपत्ति की मांग नहीं कर सकता है। पिता का संपत्ति पर एकाधिकार होता है। ये संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार उपभोग कर सकता है। पिता का संपत्ति पर एकमात्र अधिकार है, इसलिए वो संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, जैसा कि मिताक्षरा परिवार में नहीं कर सकता। पुत्रों को पैतृक संपत्ति में भरण पोषण के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं होता है। संपत्ति में स्त्री को भी अधिकार होता है। व्यक्ति के पुत्र ना होने पर उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी पत्नी को मिलती है। इस प्रावधान के द्वारा संयुक्त परिवार का नियंत्रण, निर्देशन तथा फिर वह संचालन करती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ध्यान रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है तथा देश में समान व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें स्त्री पुरुषों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। चलिए, अब हम जानेंगे संयुक्त परिवार के प्रकार या लाभ। समाजीकरण का कार्य, समाज के लिए नए सदस्यों का जन्म, पालन पोषण तथा समाजीकरण का कार्य बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामीण तथा हिंदू समाज में संयुक्त परिवार ये कार्य सदियों से करता चला आ रहा है। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण का कार्य संयुक्त परिवार जितना अच्छा करता है, समाज की कोई अन्य संस्था या समिति नहीं कर सकती है। संयुक्त परिवार में बच्चा सामाजिक मूल्यों, व्यवहार करने के तरीकों, भाषा आदि को सीखता है। संयुक्त परिवार बच्चे को समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा तैयार करता है। मार्गदर्शन का कार्य, परंपरागत संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां साथ साथ निवास करती हैं। युवा पीढ़ी को वृद्ध पीढ़ी समय समय पर अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन देती रहती है। मार्गदर्शन एक मौलिक और संयुक्त परिवार मार्गदर्शन की मौलिक और महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है। धार्मिक कार्य, परंपरागत संयुक्त परिवार अपनी उत्पत्ति वास्तविक अथवा काल्पनिक पूर्वजों से मानते हैं। मतलब जो संयुक्त परिवार होते हैं उनका कोई पारिवारिक देवता होता है जिसकी पूजा की जाती है। समाज में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, परिवार उसकी वास्तविक इकाई होती है जो उन्हें संपन्न करती है, जिसे वह संपन्न करते हैं। इस धार्मिक कार्यों को परिवार के सदस्यों को मुखिया एकत्र करता है तथा निश्चित समय, स्थान, दिन आदि पर, तीज त्योहारों पर, उत्सवों पर इन धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाता है। ग्राम, समुदाय आदि के स्तर पर परिवार का भी प्रतिनिधित्व होता है। सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार की सामान्य संपत्ति तथा सामूहिक आय एक स्थान पर अधिकतर मुखिया के पास ही एकत्र होती है। मुखिया संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को आय के अनुसार पूरी करने की व्यवस्था करता है। परिवार में विधवा, वृद्धों, अनाथों
और तलाकशुदा, अपाहिज, बेरोजगार आदि को संयुक्त परिवार में उचित भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा मिलती है। सदस्य आपस में संकट के समय सहायता करते हैं। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य कृषि, व्यवसाय या कुछ ना कुछ काम अपनी क्षमता अनुसार करके परिवार में आर्थिक सहायता करता है। सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। धन का उचित उपयोग। परंपरागत संयुक्त परिवार में मुखिया के पास आय एकत्र की जाती है। परिवार का मुखिया प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे का बना भोजन करते हैं। साथ साथ रहने में कोई खर्चे जो अलग अलग रहने पर प्रत्येक नाभिक परिवार को करने पड़ते हैं, वह संयुक्त परिवार में बचत के रूप में बच जाते हैं। संपत्ति के विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में संपत्ति सभी को की समान होती है, साझी होती है। विशेष रूप से खेतों का भी खंडों तथा उपखंडों में विभाजन तथा बंटवारा नहीं होता, यानी ज़मीन का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि वो भी सामूहिक होती है। खेतों का आकार इसलिए बड़ा होता है, उसमें खेती अच्छी होती है। संपत्ति सामूहिक होने से समाज में परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति अच्छी बनी रहती है। श्रम विभाजन। संयुक्त परिवार में श्रम का विभाजन विभिन्न सदस्यों में परिवार का मुखिया करता है। वह व्यक्ति की आयु, शारीरिक क्षमता, लिंग भेद के आधार पर श्रम का विभाजन करता है। प्रत्येक को उसकी क्षमता तथा सामाजिक परंपरा के अनुसार कार्य दिया जाता है। संकट काल में बीमा। भारत सरकार अभी इतनी सक्षम नहीं है कि संकट काल में प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। संयुक्त परिवार दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी संकट में एक बीमा कंपनी जैसी सुरक्षा प्रदान करता है, जो सुरक्षा एकांकी परिवार में नहीं मिल सकती है। अनुशासन एवं नियंत्रण। संयुक्त परिवार में अनुशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक सदस्य पर उससे बड़ी उम्र तथा पीढ़ी के संबंधी पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, और जिससे व्यक्ति अनुशासित बना रहता है। अगर कोई सदस्य अनुशासन में नहीं रहता या नियम तोड़ता है तो परिवार का मुखिया अथवा बड़े संबंधी उसे समझाते हैं। संस्कृति की रक्षा। संयुक्त परिवार सदियों से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहा है। वृद्ध लोग नई पीढ़ी को कथाओं, कहानियों, उत्सव, त्योहारों, गीत, कथाओं आदि के द्वारा संस्कृति को सिखाते हैं। समाजीकरण के द्वारा प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं को हस्तांतरित करने का कार्य परिवार करता है। जाति व्यवस्था में भी व्यवसाय को हस्तांतरित करने का कार्य परिवार करता है। राष्ट्रीय एकता। सोरोकिन और जिमरमैन तथा अनेक समाजशास्त्रियों ने भारत के ग्रामों के संयुक्त परिवार की ये प्रमुख विशेषता परिवारवाद बताई है। परिवार का सदस्य परिवार के लिए अपना जीवन जीता है, उसमें व्यक्तिवाद की भावना नहीं होती। परिवार, ग्राम और देश के लिए उनमें हम की भावना होती है। वे परिवार और देश के लिए त्याग की भावना रखते हैं। संयुक्त परिवार व्यक्ति में देश प्रेम, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा आदि की शिक्षा देता है। ग्रामीण संयुक्त परिवार राजनीतिक संगठन की अवधारणाएं परस्पर संबंधित है। परिवार की राष्ट्रीयता की भावना के विकास में संयुक्त परिवार विशेष भूमिका निर्वाह करता है। मनोरंजन। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य एक साथ रहते हैं। इरावती कर्वे का कहना है कि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ ना कुछ रुचिकर होता रहता है। अब हम किसी लड़के अथवा लड़की का विवाह करते हैं, अब हम किसी का दीक्षा समारोह करते हैं, नए बच्चे का जन्म हुआ है, नववधु का यौवन आरंभ संस्कार है, परिवार का विशिष्ट संस्कार, व्रत, भोज और कभी किसी की मृत्यु, यानी ये सब जो जीवन के विभिन्न संस्कार हैं या वह परिवार में होते हैं और उसमें सब मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। परिवार में अतिथियों का आना जाना लगा रहता है। जीवन शायद ही कभी उनका नीरस होता होगा।
हम उम्र के साथी आपस में हंसी मजाक करते हैं, वृद्धजन बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, हर समय चहल पहल लगी रहती है। संयुक्त परिवार में विभिन्न प्रकार से मनोरंजन होता रहता है, व्यक्ति को नीरसता महसूस नहीं होती है। संयुक्त परिवार संस्था तथा समिति के रूप में व्यक्ति और समाज के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक और वह व्यक्ति के लिए आवश्यक कार्य करती है तो दूसरी ओर समाज के संगठन और संतुलन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त परिवार प्राथमिक और अनौपचारिक समूह है जो व्यक्ति, समाज, ग्राम और राष्ट्र के लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि कार्य संपन्न करते हैं। ये तो मैंने अभी आपको संयुक्त परिवार के महत्व बताए। ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार के कोई दोष नहीं है। अब मैं आपको संयुक्त परिवार के दोष बताने जा रही हूँ। व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक हैं। इसकी दो हानियाँ हैं। जो सदस्य अकर्मणीय हैं वे अकर्मणीय ही बने रहते हैं संयुक्त परिवार में, क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। इसलिए वो क्योंकि परिवार में उन्हें सब कुछ उपलब्ध हो जाता है तो वे कुछ नहीं करते हैं। जो सदस्य मेहनती हैं, कुशल हैं, उनका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, सबको समान रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसा है और जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता है। संयुक्त परिवार में बुद्धिमान और मूर्ख, मेहनती और आलसी, व्यवसायी और बेरोजगार आदि सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं दी जाती हैं। विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा चाहिए। संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष को अलग से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इससे अनेक प्रतिभावान बालक तथा अन्य अपना विकास नहीं कर पाते हैं और संयुक्त परिवार व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक होता है। अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार में ऐसी परिस्थितियां कई बार हो जाती हैं कि इसमें अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। सभी को समान रूप से देखा जाता है, सभी की आवश्यकताएं समान रूप से पूरा की जाती हैं। यदि कोई ज़्यादा कमाता हो या तो भी उसको उतनी ही सुविधा मिलेगी, कोई कम कमाता हो या बेरोज़गार हो तो भी उसको उतनी ही सुविधा मिलेगी। और इसी प्रकार उसके बच्चों का पालन पोषण भी, जो हैं परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण भी समान रूप से ही होगा। उसमें अंतर नहीं किया जाता कि उसका पिता कितना कमाता है कमाता है या नहीं कमाता है। इससे सदस्यों पर गलत असर पड़ता है। व्यक्ति आलसी, अनुत्साहित, अकर्मण्य बन जाता है। वह देखता है कि विशेष श्रम करने से भी उसे उसी अनुपात में लाभ मिलेगा, जो उसे मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा, उसी अनुपात में मिलेगा जितना सबको मिलेगा। और जब बिना कुछ किए रोटी, कपड़ा, आवास की सुविधा मिल जाती है तो व्यक्ति के जोश, प्रोत्साहन, कार्यकुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में समूहवाद की भावना होती है। व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई सदस्य परिवार छोड़कर विदेश अथवा अन्य शहर स्वयं के विकास के लिए जाना चाहता है तो परिवार उसे ऐसे करने की आज्ञा या अनुमति नहीं देता। कोई सदस्य आगे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाएं चाहिए, तो संयुक्त परिवार में ऐसा करना संभव नहीं होता। कोई सदस्य बुद्धिमान है, मेहनती है, उसके बच्चे भी ऐसे ही हैं तो उसको विशेष सुविधा के नाम से अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अनेक ऐसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत कारण हैं जो व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक हैं और संयुक्त परिवार उन्हें प्रभावित करता है। गतिशीलता में बाधक। व्यक्ति परिवार के लिए जीवन जीता है, परिवार से जुड़ा रहता है। परिवार छोड़कर बाहर जाने की बात तो वह सोच भी नहीं सकता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार के आदर्श, मूल्य, मान्यताएं आदि व्यक्ति की गतिशीलता में बाधकता का कार्य करती हैं। सामाजिक समस्याओं के पोषक। संयुक्त परिवार के प्रतिमान मूल्य रूढ़िवादी होते हैं।
परिवार के सदस्य अंधविश्वासी, परंपरावादी तथा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे अनेक सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने का विरोध करते हैं, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि का कट्टरता से पालन करते हैं। संयुक्त परिवार के माध्यम से हिंदू समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जैसे स्त्री अशिक्षा, स्त्रियों का शोषण, छुआछूत, दहेज प्रथा आदि। कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार के सदस्य बात बात पर झगड़ा करते हैं। कर्वे ने लिखा है कि हिंदू समाज में जहाँ जहाँ भाई भाई साथ रहते हैं, उनमें महाभारत का युद्ध आज भी होता है। घर के काम काज तथा बच्चों को आधार बनाकर स्त्रियां भी आपस में लड़ती हैं। संयुक्त परिवार में उनकी बातों को लेकर मनमुटाव होता है। स्त्रियां जो लड़ती हैं उनकी बातों को लेकर सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण साथ तो रहते हैं, परंतु झगड़ते बहुत हैं। घर छोटा होता है, वहाँ बच्चे, स्त्रियां तथा बड़े तनावपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार में स्त्रियों का जीवन नर्क में होता है। वह पर्दा प्रथा के कारण सारा जीवन घर की चार दीवारी में व्यतीत करती हैं। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। घर गृहस्थी का काम करना, जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, सास नंद की सेवा करना, उनके लिए स्त्रियों के लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता है। वे अपने विचार व्यक्त नहीं करती हैं, ना कोई निर्णय लेती हैं। उन पर पिता, पति और पुत्र नियंत्रण रखते हैं। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की परिस्थिति निम्न होती है, इसलिए उनकी दुर्दशा होती है। गोपनीय स्थान का अभाव। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, मकान छोटे होते हैं, हर समय चहल पहल लगी रहती है, शांति का अभाव होता है। पति पत्नी दिन में बातचीत नहीं कर सकते, बड़े बूढ़ों का लिहाज उन्हें रखना पड़ता है। कई संयुक्त परिवार में पुरुष तथा स्त्रियां भवन के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। अपनी आयु से अधिक आयु के संबंधियों के सामने माता पिता अपनी संतानों से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं, पति पत्नी परस्पर स्नेह प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इससे उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, और क्योंकि वहाँ पर गोपनीय स्थान का अभाव होता है। शुष्क एवं नीरस वातावरण। संयुक्त परिवार के संबंध में देसाई लिखते हैं कि ये बड़ा कुटुंब होता है, सदस्य अनेक होते हैं, संबंधियों को आपस में एक दूसरे को नहीं चाहते हुए भी साथ साथ रहना पड़ता है। आर्थिक अभाव में वह मात्र दिखावा होता है। संबंधियों की आवश्यकता से अधिक संख्या होने के कारण परस्पर संबंध औपचारिक हो जाते हैं। परिवार का वातावरण इससे नीरस और शुष्क हो जाता है। मुखिया की स्वेच्छावादिता। संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक है, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसके अंतर्गत मैं ये बताना चाह रही हूँ कि परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। परिवार के सभी निर्णय मुखिया लेता है। मुखिया को जो उचित लगता है वही करता है। अन्य सदस्य मुखिया से कोई तर्क या वाद विवाद नहीं कर सकते। मुखिया का निर्णय अंतिम होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। अन्य संबंधियों को मुखिया के समक्ष अपनी इच्छाओं को दबा कर रहना पड़ता है, और इससे परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनमें असंतोष उत्पन्न होता है। थैंक यू।